नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज में। हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका 4:30 बजे के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में, जहां अंतर्राष्ट्रीय जगत की हर बड़ी खबर से आपको अवगत कराते हैं। और आज भी बड़े मुद्दे आपके लिए लेकर आए हैं। कौन से हैं वो मुद्दे जिनके बारे में आज आपको हम अवगत कराएंगे, बताएंगे, क्योंकि हर एक बड़ा मुद्दा आपके लिए हर रोज हम लेकर आते हैं वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में। चलिए कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो 4 मुद्दे आपको दिखाएंगे, जहां पर हम बात करेंगे पुतिन की ट्रंप से मुलाकात होगी क्या, ये एक जो है उस मुलाकात में क्या खास होगा, क्योंकि कल इसी के ऊपर जो चर्चा है वो करनी है। और फिर उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या युद्ध में इससे कोई राहत मिलेगी या युद्ध में और कोई परेशानी आने वाली है, क्योंकि ट्रंप कहते तो हैं कि युद्ध वो रुकवा देंगे, लेकिन अब उन्होंने अपने तेवर जो हैं वो सख्त कर दिए हैं। चलिए ये टॉपिक 1, 2, 3, 4 ये 4 टॉपिक जो हैं आज इनको आपके समक्ष हम रखेंगे, जिनमें देखिए एक तो रायसीना डायलॉग्स की बात है। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। बड़े बड़े देशों के दिग्गज जो है वो भारत में होंगे, सभी से बात होगी, चर्चा होगी, और ये भारत की साख दिखाएगा कि भाई भारत का सिक्का विश्व में कैसे चलता है। पुतिन वाला मुद्दा, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि भाई पुतिन अगर ट्रंप से मिलते हैं तो क्या युद्ध में अंत जो है एकदम फाइनल हो जाएगा। जेलेंस्की से तो बात नहीं बनी, लेकिन पुतिन तो कम से कम एक दोस्त की तरह माना जाता है। ये वाला जो है चर्चा का विषय रहेगा। फिर आग के बारे में बताएंगे, कहां कौन सी ऐसी जगह है जहां पर भीषण आग लगी थी और वहां पर क्या असर हुआ। तो ये सारे मुद्दे आपके लिए आज हम लेकर आएंगे वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में। नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। यह वैश्विक सम्मेलन 19 मार्च तक चलेगा। इस बार का रायसीना डायलॉग काल चक्र, पीपल, प्लेस और प्लैनेट थीम पर आधारित है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दोनों देशों के बीच समझौतों के आदान प्रदान के साक्षी बने। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के हैदराबाद, जो भाग्यनगर हाउस है जिसको हैदराबाद हाउस बोलते हैं, उसमें उनसे मुलाकात की। इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में 125 देशों से 3500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र के जानकार सम्मिलित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री लक्सन और उनके प्रतिनिधि मंडल का भारत में स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री लक्सन का भारत के साथ पुराना नाता है। इस साल के रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में उनके जैसे युवा, ऊर्जावान, प्रतिभाशाली नेता का होना हमारे लिए खुशी की बात है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 16 से 20 मार्च तक आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। वे इस वर्ष 10वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि हैं और आज शाम को मुख्य भाषण देंगे। पिछले वर्ष भारत और न्यूजीलैंड के बीच कई उच्च स्तरीय संपर्क हुए हैं। प्रधानमंत्री लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल जीतने पर टेलीफोन पर बधाई दी थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष अक्टूबर में लाओस में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री लक्सन से मुलाकात भी की। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF और भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित ये सम्मेलन रूस यूक्रेन युद्ध और अन्य वैश्विक मुद्दों के बीच हो रहा है। ये किसी थर्ड वर्ल्ड देश में सबसे बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। रायसीना डायलॉग भारत की विदेश नीति और वैश्विक दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है, जिस पर दुनिया भर के नीति निर्माता और भू राजनीतिक विशेषज्ञ नजर बनाए रखते हैं। रायसीना डायलॉग को सिंगापुर में होने वाले शांग्रीला डायलॉग की तर्ज पर आयोजित किया जाता है। हालांकि जहां शांग्रीला डायलॉग मुख्य रूप से रक्षा मंत्रियों के लिए होता है, वहीं रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्रियों और वैश्विक नीति निर्माताओं की बैठक होती है। इस बार के रायसीना डायलॉग में महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, भू राजनीतिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सहयोग पर चर्चा होगी। अब क्या है रायसीना डायलॉग, इसको ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप इसको और बेहतर ढंग से समझ पाएं। देखिए, नई दिल्ली में रायसीना पहाड़ी पर है विदेश मंत्रालय का हेडक्वार्टर। यहीं से मिला रायसीना डायलॉग का नाम। देखिए, 2016 में शुरू हुआ रायसीना डायलॉग और 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं वैश्विक मुद्दों के लिए। देखिए, 100 से ज्यादा, 125 की हमने बात की। वैश्विक मुद्दों के लिए चर्चा का ये मंच है। ये आपको बता दें, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर बैठकें ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और क्या है, मुख्य तौर पर विदेश मंत्रियों की कॉन्फ्रेंसिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होता है, तो वहाँ पर ये बैठक है। बैठक में विदेश मंत्री यहाँ पर आते हैं, आपस में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। अब तक के रायसीना डायलॉग के बारे में जान लीजिए। 2016 थीम एशिया रीजनल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी 35 देश। 2017 द न्यू नॉर्मल मल्टीलैटरलिज्म एंड मल्टीपोलैरिटी 65 देश शामिल हुए। 2018 में आगे बढ़ के
मैनेजिंग डिसरप्टिव ट्रांजिशन आइडियाज इंस्टीट्यूशन एंड आइडियाज, यानी 86 देश शामिल हुए हैं। और क्या है, 2019 पर भी आगे बढ़ेंगे। 18 तक तो 86 देश शामिल हो गए थे और 2019 की थीम है न्यू जियोमेट्रिक फ्लूइड पार्टनरशिप अनसर्टन आउटकम्स। 93 देश शामिल हुए, तो लेवल जो है बढ़ता जा रहा है, जितने लोग जुड़ रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है। 2020 में ये देखिए 21 at 20 नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी में 100 देश शामिल हुए हैं। 2020 की ये दास्तान है। अब 2021 में वायरल वर्ल्ड यानी आउटब्रेक्स और आउटलाइनर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल 50 देश शामिल हुए थे। तब 21 में कोविड का दौर भी चल रहा था, तब भी बैठक हुई, 50 देश हुए। 2022 में थीम जो है रानोवा, इम्पैशन्ड, इम्पेशेंट एंड इम्पैरेलल्ड, यानी 90 देश इसमें शामिल हुए। और फिर 2022 के बाद फिर 2023 की भी अगर बात करें तो थीम है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। 100 देश शामिल हुए हैं। फिर आते हैं 2024 तक, यानी इससे पहले वाला अंतिम थीम है चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टैक्ट और ऑपरेट, कॉन्टेस्ट और कोऑपरेट, क्रिएट। 115 देश शामिल हुए और अब 2015 में कालचक्र, पीपल, प्लेस और प्लैनेट 125 देश शामिल यहां पर होंगे। तो भारत की जो साख है लगातार बढ़ती जाएगी और ये भारत के लिए दिल्ली में 10वां रायसेना डायलॉग का उद्घाटन है। तो महत्वपूर्ण न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री दिखाया और साथ ही साथ आप देखिए विदेश मंत्री भी वहां मुलाकात में रहेंगे। राजनाथ सिंह जी भी, आपने तस्वीर उनकी देखी वहां पर, वो भी मुलाकात करते हुए। लेकिन अब ये 125 देशों के 3,500 प्रतिनिधि वैश्विक मुद्दों पर मंथन। न्यूजीलैंड पीएम क्रिस्टोफर लक्सन जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर हर बात पर यहां चर्चा होगी। जलवायु परिवर्तन पर भी चर्चा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने के प्रयास में पूरी तरह सक्रिय हो गए, एक्टिव हैं। इस सप्ताह इस दिशा में बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करेंगे। फ्लोरिडा से वॉशिंगटन के लिए उड़ान भरते समय ट्रंप ने कहा, युद्ध को समाप्त करने के व्यापक प्रयास के अंतर्गत भूमि और बिजली संयंत्रों से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा होगी। व्हाइट हाउस के विशेष दूत यानी कि स्टीव विटकॉफ ने बीते रविवार को बताया कि अमेरिका यूक्रेन के साथ भी लगातार संपर्क में है। इससे पहले अमेरिका ने दोनों देशों को 30 दिनों के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया था, जहां यूक्रेन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। वहीं रूस की ओर से अब तक कोई स्पष्ट सहमति नहीं मिली है। ट्रंप द्वारा जनवरी में राष्ट्रपति का कार्यभार संभाले जाने के बाद दोनों देशों के नेता दूसरी बार सार्वजनिक रूप से रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत करेंगे। इससे पहले फरवरी में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी, हालांकि उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया था। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा, मुझे लगता है कि इस सप्ताह दोनों राष्ट्रपतियों के बीच बहुत अच्छी और सकारात्मक चर्चा होगी। दरअसल विटकॉफ ने इस हफ्ते रूस में पुतिन से मुलाकात की थी। इस मुलाकात का उद्देश्य यूक्रेन पर देश के आक्रमण को खत्म करना था। विटकॉफ ने कहा कि उन्हें जल्द ही एक समझौता होने की उम्मीद है। इस बीच क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संभावित फोन कॉल से पहले विटकॉफ के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को एक संदेश भेजने के लिए कहा था। इससे पहले पिछले सप्ताह विटकॉफ ने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात भी की थी। व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बातचीत को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि यह समाधान आधारित चर्चा थी। विटकॉफ के अनुसार पुतिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए तैयार हैं और दोनों नेता युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी दोहराया कि ट्रंप को उम्मीद है कि आने वाले सप्ताह में किसी तरह का समझौता हो सकता है। सीज फायर डील के तहत यूक्रेन ये आश्वासन चाहता है कि भविष्य में अगर रूस हमला करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी उसकी रक्षा करेंगे। हालांकि व्हाइट हाउस इस पर कोई ठोस प्रतिबद्धता जताने से हिचक रहा है। वहीं दूसरी ओर रूस ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में अस्थायी युद्ध विराम नहीं चाहता है। टेम्पररी सीज फायर उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो नहीं चाहता ऐसा टेम्पररी सीज फायर हो। हाँ, सॉल्यूशन बिल्कुल चाहता है। चलिए ये खबर भी आपको बताई, विस्तार से बताई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते रविवार को वेनेजुएला के 261 अप्रवासी नागरिकों को एल साल्वाडोर की सुपरमैक्स जेल में भेज दिया है। अमेरिका ने इन लोगों को ड्रग्स तस्करी और संगठित अपराध से जुड़ी गैंग्स का सदस्य बताते हुए एलियन एनिमी एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है। अब देखिए,
क्या है एलियन एनिमी एक्ट, ये आपको जानना चाहिए। एलियन मतलब ये नहीं कि भाई अंतरिक्ष से जो परिजीवी क्या कहते हैं उनको बाहर से आते हैं, वो एलियन नहीं, लेकिन एलियन एनिमी एक्ट क्या है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको इसको समझाने का हम प्रयास करेंगे, जहां पर 261 जो है वेनेजुएलाई नागरिकों को, यानी इलीगली वहां पर रहते थे, उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। ड्रग्स की तस्करी वगैरह तमाम आरोप हैं। ये लीजिए, 1798 में बनाया गया एलियन एनिमी एक्ट अमेरिका का पुराना युद्ध के समय का कानून है। ये कानून अमेरिकी कांग्रेस ने 6 जुलाई 1798 को पारित किया था। राष्ट्रपति को गैर नागरिक को निर्वासित करने का अधिकार देता है, उन्हें हिरासत में लेने और प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। 4 कानूनों के एक ग्रुप एलियन एंड सेडिशन एक्ट्स का हिस्सा इसको माना जाता है। अब एल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि इन 261 डिपोर्ट किए गए लोगों में से 238 कुख्यात वेनेजुएलाई गैंग ट्रेन डी अरागुआ से जुड़े हुए थे, यानी अपराधी वाकई थे, जबकि 23 अपराधी अंतर्राष्ट्रीय गैंग MS-13 के सदस्य थे। सोचिए, MS-13 के सदस्य, जबकि अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज जेम्स ई बोआसबर्ग ने बीते शनिवार को इन लोगों के डिपोर्टेशन पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया था। इसके बावजूद अमेरिका ने डिपोर्टेशन जारी रखा। वहीं ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि जब तक कोर्ट का आदेश आया तब तक फ्लाइट्स पहले ही उड़ चुकी थी। राष्ट्रपति नायब बुकेले ने इन अपराधियों के एल साल्वाडोर पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। इसमें हथकड़ी पहने लोगों को फ्लाइट से उतारकर जेल ले जाया जाता दिखाया गया है। साथ ही राष्ट्रपति कार्यालय ने इनके जेल ट्रांसफर की तस्वीरें भी जारी की हैं। सरकारी वकीलों के अनुसार जब कोर्ट के आदेश जारी किया गया तो उस समय 2 विमान पहले ही रवाना हो चुके थे, जिनमें से एक एल साल्वाडोर और दूसरा होंडुरास के लिए निकला था। जज ने विमानों को वापस बुलाने का निर्देश मौखिक रूप से दिया, लेकिन इसे लिखित आदेश में शामिल नहीं किया, जिसके कारण प्रशासन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि प्रशासन ने किसी भी कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की। उन्होंने कोर्ट के आदेश को कानूनी रूप से आधारहीन बताया और कहा कि जब तक आदेश जारी हुआ संदिग्ध अपराधी पहले ही अमेरिका से हटा दिए गए थे, तो अब जब वो प्लेन उड़ गया है तो फिर उसको कैसे वापस लाया जा सकता है। लेकिन बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि भाई ट्रंप अपनी बात से पीछे नहीं हटते। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। यूरोपीय देश नॉर्थ मैसेडोनिया के कोकानी शहर में बीते शनिवार एक नाइट क्लब में भीषण आग लगने से लगभग 59 लोगों की मौत हो गई, जबकि 155 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के समय क्लब में हिप हॉप म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था, जिसमें करीब 1500 लोग मौजूद थे। आप सोचिए, बता दें कि राजधानी स्कोप्जे से 100 किलोमीटर दूर कोकानी शहर के इस क्लब में मशहूर हिप हॉप जोड़ी एडीएन का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान किसी ने क्लब के अंदर आतिशबाजी जला दी, यानी फायरवर्क्स कर दिया, जिससे आग भड़क उठी। आग लगते ही क्लब में अफरा तफरी मच गई और भगदड़ के कारण कई लोग कुचल कर घायल हो गए। प्रधानमंत्री क्रिस्टिजान मिकोस्की ने हादसे पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नॉर्थ मैसेडोनिया के लिए ये एक कठिन और बहुत दुखद दिन है। इतने सारे युवाओं की दुखद मौत की कभी भरपाई नहीं हो सकती। सरकार पीड़ितों और उनके परिवारों की हर संभव मदद करेगी। इस हादसे में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, हालांकि अभी तक उसकी पहचान और भूमिका का खुलासा नहीं किया गया है। घायलों को राजधानी स्कोप्जे सहित कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां स्वयंसेवी संगठन भी राहत कार्य में मदद कर रहे हैं। सरकार ने इस हादसे की गहन जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अब चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको विस्तार से और समझाते हैं क्या है इसमें। एक नजर में नॉर्थ मैसेडोनिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में एक छोटा सा देश है। नॉर्थ मैसेडोनिया की आबादी 20 लाख से कम है। अब इसमें अल्बानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, कोसोवा और सर्बिया से लगती है इसकी सीमा, यानी बाउंड्री लगती है। ये एक लैंड लॉक्ड देश है, यानी कि चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ देश है। कोई यहाँ पर कोई समुद्र टाइप का कुछ ऐसा नहीं दिखेगा आपको बड़ा। और आप देखिए, नॉर्थ मैसेडोनिया पहले युगोस्लाविया का हिस्सा होता था। अब 1991 में 91 में नॉर्थ मैसेडोनिया स्वतंत्र देश बना। 93 में 93 में इन संयुक्त राष्ट्र यानी संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता इसको मिली है। चलिए, ये भी विस्तार से आपको खबर बताई, लेकिन खबर के साथ आपको देश के बारे में बताया कि कहां पर ये आतिशबाजी के चलते आग की घटना घटी है। कि म्यांमार की सेना ने विद्रोहियों के नियंत्रण वाले एक गांव पर हवाई हमले कर दिए। सोचिए, इस हमले में कम से कम 27 नागरिक मारे गए हैं और 30 अन्य घायल हो गए हैं। एक विपक्षी समूह और म्यांमार के ऑनलाइन मीडिया ने शनिवार को यह जानकारी दी। मांडले पीपल्स डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने बताया कि यह हमला सिंगू कस्बे के लेटपान हला गांव में हुआ,
जो देश के दूसरे सबसे बड़े मांडले शहर से लगभग 65 किलोमीटर उत्तर में है। हमले का शिकार हुआ पैन हला नाम का गांव जुंटा विरोधी यानी जनता विरोधी गुट एमडीवाई पीडीएफ के नियंत्रण में है। एमडीवाई पीडीएफ का कहना है कि जुंटा सेना ने भीड़भाड़ वाले बाजार पर हमला किया है, जिससे इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। शनिवार को अपने सोशल मीडिया चैनल पर जारी समूह के बयान में कहा गया है कि लेट पैन हला गांव में भीड़भाड़ वाले बाजार की दुकानों को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले में मारे गए 27 लोगों में 6 बच्चे शामिल थे। बता दें कि म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को सेना ने आंग सान सूची की चुनी हुई सरकार को हटा दिया था, जिसके बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। सेना ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को बलपूर्वक दबाया और इसके बाद कई लोगों ने हथियार उठा लिए। अब देश के बड़े हिस्से में संघर्ष हो रहा है। विद्रोही गुटों ने हालिया समय में लगातार जुंता को इस झटके दिए हैं। ऐसे में जुंता विपक्षी बलों के खिलाफ हवाई हमलों पर ज्यादा निर्भर हो गई है। विद्रोही गुटों के पास हवाई हमलों से सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। ऐसे में हवाई हमलों के सामने विद्रोही गुट बेबस नजर आते हैं। म्यांमार में जारी हिंसा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को बढ़ा दिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हवाई हमले की भी निंदा की है। मानवाधिकार संगठनों ने, ह्यूमन राइट्स ने म्यांमार की सेना और विद्रोही गुटों से हिंसा रोकने का आग्रह किया। तो म्यांमार में लगातार चल रही हिंसा से एक बड़ी आबादी के सामने मानवीय संकट पैदा हो गया है।